अच्छा, ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, जो ऑलरेडी हम हाफ सॉल्व कर चुके हैं। तो जो पार्ट इसमें डीसी से रिलेटेड था वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, क्योंकि वो हम पहले स्टडी कर चुके थे। अब जिसका रिमेनिंग पार्ट था ना, वो हमने स्किप किया था, क्योंकि उसमें ऑल्टरनेटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था और वो उस वक्त हमने स्टडी नहीं किया था। तो इसे अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में बाकी हमने करना क्या था। फिगर 8.2 इज अ वोल्टेज टाइम ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट किया उन्होंने, showing the output of a single alternating generator, और डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, T0, T1, T2 एंड T3। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस की हेल्प से आपको जो है वो रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है। और इस रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपके सामने है, जिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको ये आइडिया हो सकता है कि कहाँ पर जो है वो मूवमेंट किस तरह की है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये चीज का आइडिया हो रहा है कि T0 तो जीरो है, यानी वहां पर मूवमेंट बिल्कुल जीरो होगी। उसके बाद T1 जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर है, फिर अगेन T2 की बात करें तो T2 भी जीरो पर है, और T3 मैक्सिमम पर है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो 1 और 3 मैक्सिमम है, और नॉड यानी T0 और 2 ये दोनों जीरो है। ठीक है, और यहाँ पर कह रहे हैं फिगर 8.3 इज एन एंड व्यू ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल ऑफ द जनरेटर एट टाइम t इज इक्वल्स टू T0। तो कॉइल की पोजीशन आपके सामने, ठीक है, जहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लिखा हुआ है, ये ए भी कॉइल की पोजीशन है, उसकी एक साइड को ए लिख दिया, एक को बी, जब टाइम आपके पास T0 गिवन है। ठीक है, और कॉइल रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज। तो कॉइल की रोटेशन भी आपको पता चल गई है, कॉइल रोटेट करेगी कुछ इस तरह से। और अकॉर्डिंग टू इस रोटेशन के, अब आपने याद रखनी है रोटेशन कैसी है। सबसे पहले वो आपसे पूछ रहे हैं, ड्रॉ एन एंड व्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1, इंक्लूड द लेबल्स ए बी। अच्छा, अभी ये जो पोजीशन इन्होंने आपको दिखाई है, ये टाइम t इज इक्वल्स टू 0 की है। ठीक है, उन्होंने आपसे पूछा T1 के बारे में। अब T1 जो है वो बिल्कुल T0 के नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब उसके बाद का नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट है, और उसमें टाइम की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। अब T1 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब ये कॉइल हाफ रोटेट करेगी तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। और ऑल्टरनेटिंग में आपको एक चीज याद होगी कि हमने ये डिस्कस किया था कि जब हॉरिजॉन्टल कॉइल होती है तो उस वक्त जो है वो मैक्सिमम आपको यहाँ पर वैल्यू मिलती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, उसमें आप देखो कॉइल हॉरिजॉन्टल है। इसी तरह मैक्सिमम रिवर्स करंट देखो, तब भी कॉइल जो है वो हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल सिचुएशन में आपको बिल्कुल पीक वैल्यू मिलती है और वर्टिकल में जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 90 डिग्री रोटेट करके आएगी फॉरवर्ड, तो यहाँ से जब 90 डिग्री रोटेशन होगा तो उस 90 डिग्री रोटेशन के बाद जो है वो आपको कॉइल हॉरिजॉन्टल मिलेगी, इस तरह से। और इसमें आपने एंड्स को मेंशन करना है, क्योंकि उन्होंने कहा था क्लॉकवाइज है। तो ए रोटेट करके राइट पर आ रहा है और बी रोटेट करके लेफ्ट पर जा रहा है। तो ये ओरिएंटेशन होगी हमारे पास एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया इसका फर्स्ट। इसी तरह से उन्होंने आपसे एक और पार्ट में यही चीज पूछी है दोबारा, बस वैल्यू चेंज कर दी।
अब आपने टाइम T2 पे उसको जो है वो ड्रॉ करके दिखाना है और ए बी को भी इंक्लूड करना है। ठीक है। अब आप अगर T2 की अगर हम बात करें तो T2 जो है वो 0 पर है, लेकिन उसके बीच में एक वेव का गैप भी आया है। ठीक है। आपने देखा जैसे T0 और T1 ये दोनों एक के बाद एक यानी कंसेक्यूटिव पॉइंट्स थे, लेकिन अगर हम इसके बाद देखें तो एक यहाँ पर ये पॉइंट मिसिंग है। ठीक है, इसके बारे में बात नहीं हुई, ये पॉइंट मिसिंग है। तो इसका मतलब है कि जब आपने 90 डिग्री रोटेशन करवाई, ठीक है, तो अगर हम पहले एंगल्स लिख लें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एंगल्स इन द सेंस, पहले हम यहाँ 0 डिग्रीज पर थे। ठीक है। हमने 90 डिग्री रोटेट किया, हम यहाँ पर आ गए। ठीक है। उसके बाद 90 और रोटेट करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। 180 के बाद 90 और 270 हो जाएगा। ठीक है। फिर 90 और 360 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि T2 जो है वो 360 पर है। ठीक है, मतलब पूरा आपके पास एक वेव कंप्लीट हो गई, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने पूरा एक वेव कंप्लीट किया, यानी 360 चेंज आ गया। तो अब हमें क्या करना है कि ये देखना है कि जब ये 360 रोटेट कर लेगी तो 360 रोटेट करने के बाद इसकी पोजीशन कैसी होगी। ठीक है। तो 360 रोटेट करने के बाद यानी ये आपको इसी पोजीशन में मिलेगी। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, आपने 90 डिग्री रोटेट करवाया था तो आपको ये यहाँ पर मिली थी। ठीक है। इसके बाद आप इसे और 90 डिग्री रोटेट कराओगे तो ये 180 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप इसे 90 और रोटेट कराओगे, 270 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप इसे 90 और रोटेट करवाओगे, 360 हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब है ए जहां से शुरू हुआ था पूरा घूमकर ए वापस वहीं पर आ गया। ठीक है। इसका मतलब है जो ओरिएंटेशन अभी आपको दिख रही है, यही ओरिएंटेशन आपका आंसर होगी सेकंड पार्ट में। ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपने रोटेशन को भी देखना है और पोजीशंस को भी देखना है। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है जल्दबाजी में मिस्टेक कर दें, लेकिन हमने डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखा कि बीच में पॉइंट्स में गैप था, तो हमने उन गैप को कंसिडर करते हुए रोटेशन को चेक किया है। ठीक है, लेकिन अगर आप रोटेशन गैप को कंसिडर नहीं करते, आप बस T0 के बाद T1 की बात करते, तो फिर आपका आंसर कुछ और होता। ठीक है। इसी तरह से लास्ट पार्ट में भी उन्होंने T3 के बारे में पूछा है, सेम क्वेश्चन। सो ड्रॉ एन एंड व्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल एट टाइम T3, इंक्लूड द लेवल्स ए बी। अब T3 में भी दोबारा से उतना ही चेंज आ रहा है, एक वेव का, नहीं सॉरी, एक पॉइंट कम आ रहा है उसमें। ठीक है। अब 360 के बाद दोबारा साइकिल शुरू होगा। ठीक है, तो हम दोबारा काउंटिंग शुरू कर लेते हैं। तो हम दोबारा काउंटिंग शुरू करेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा अगेन 90। ठीक है। और फिर यहाँ पर मिलेगा 180। तो इस बार ये 270 पर आकर रुक रहा है, मतलब 270 पे आपका T3 आ रहा है। तो 270 के हिसाब से आप देखो कि पहले वर्टिकल था, फिर ये पहली बार रोटेट होकर यहाँ पर आएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, फिर 180 पे ये वर्टिकल हो जाएगा, और फिर दोबारा 270 पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है। यानी ए को अगर आप ए के रिस्पेक्टिव से देखो तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। ए पहले यहाँ पर मिलेगा आपको,
फिर ए यहाँ पर मिलेगा और उसके बाद ए आपको इस पॉइंट पर मिलेगा। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल रोटेशन तो होगी, लेकिन पहले ए राइट पर था, अब ए जो है वो लेफ्ट पर चला जाएगा, क्योंकि जो उन्होंने आपको कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ये सिचुएशन बन रही है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, अच्छी बात है, रोटेशन समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, बस एंगल जो है ना वो इसी तरह काउंट करना, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंगल नहीं पूछेंगे। इसी तरह यहाँ पर आपने डायग्राम देखी थी, आपको डायग्राम में भी इसी तरह से समझाया था ये कॉन्सेप्ट, और उन्होंने पूछा भी ऐसे ही है। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछते, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो मिड में से कुछ भी पूछ ले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं कि और किस तरह की आपके पास क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। अच्छा, अभी ये तो ट्रांसफॉर्मर है, इसे हम ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9, सिर्फ ट्रांसफॉर्मर को अभी हम स्किप करते हुए आए हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन अभी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में, इट शोज अ सर्किट विद एन ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई। ठीक है, आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई है, यहाँ पर एक रेजिस्टर है और एक डायोड भी लगा हुआ है इसमें। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द एसी सप्लाई। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर वेव्स कनेक्ट हो गया फिर से, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट भी बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव करता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो कि यहाँ पर उन्होंने आपसे टाइम के बारे में पूछा है। ठीक है, तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी तो आपको गिवन है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेव्स का फॉर्मूला आप अगर यूज करोगे तो टाइम पीरियड इक्वल होगा 1/f। ठीक है, तो 1/f अगर आप करते हो, ये वेव्स के टॉपिक में हमने पढ़ा था बेसिकली, तो ये वही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसमें कोई नया फॉर्मूला कुछ भी नहीं हमने लगाया। 0.02 सेकेंड्स। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखो तो उन्होंने कहा था पीक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज 340 वोल्ट्स। पीक वोल्टेज जो आ रही है रेजिस्टर के अक्रॉस वो 340 है। स्केच अ ग्राफ टू शो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर वेरीज विद टाइम फॉर 2 साइकिल्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर वेरीज विद टाइम फॉर 2 साइकिल्स। 2 साइकिल्स का मतलब है 2 वेव्स बनानी है। ठीक है, और 2 वेव्स का मतलब ये है कि 2 क्रस्ट 2 ट्रफ होंगे, और आपको पता है क्योंकि ऑल्टरनेटिंग है तो ऑल्टरनेटिंग में आपको बिल्कुल ट्रांसवर्स वेव जैसी वेव बनानी है। ठीक है,
और क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज मार्क नहीं है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास, आप अपनी मर्जी से जो है वो वेव बना सकते हो। 2 साइकिल्स आपने ये बना दिए, और इन दोनों साइकिल्स बनाने के बाद उन्होंने आपसे पूछा है कि आपने लेबल करना है एक्सिस को एट द पीक, ठीक है। जहाँ पे पीक आ रही है वहां पे लेबल करना है, और 2 वैल्यूज भी आपने टाइम की यहाँ पर शो करनी है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वाला पार्ट तो इजी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपको पीक वैल्यू मिल रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज जो है वो जैसा उन्होंने कहा था कि 340 है, और इसी तरह अगर हम नीचे देखें नेगेटिव साइड पर तो यहाँ पर -340 होगी, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अच्छा, थर्ड पार्ट के लिए उन्होंने कहा है कि 2 टाइम की वैल्यूज भी आपने बतानी है, उसके लिए 2 मार्क्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी आपसे टाइम कैलकुलेट करवाया था। टाइम कैलकुलेट करने का मतलब ये था कि एक वेव को 0.02 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो टाइम की वैल्यू होगी वो 0.02 होगी, और यहाँ पर 0.04, ठीक है। क्योंकि एक वेव को कंप्लीट होने में 0.02 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो एक वेव कंप्लीट होगी 0.02 पे, और अगली भी इतनी टाइम में होगी, तो 0.02 प्लस 0.02 वो 4 हो जाएगी। तो इस वजह से नेक्स्ट वैल्यू आपको मिलेगी 0.04 पर, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी आपके पास कंप्लीट हो गई, इजी थी। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। मतलब ये वो क्वेश्चंस है जो लेटेस्ट आपके पास आए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पुराने क्वेश्चंस नहीं है। अभी ट्रांसफॉर्मर बारे हमने स्किप किए हैं क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्मर हमने डिस्कस करना है तो वो इजी टॉपिक। लेकिन पहले हम ये देख लें कि जो पहले वाले क्वेश्चंस थे उनको क्या करना है हमने, ठीक है। और देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। अर्थिंग वाला कॉन्सेप्ट आपने छोड़ना है, अर्थिंग वाला नहीं करना हमने। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी वाला भी एक पार्ट देख लेते हैं ताकि वो भी प्रैक्टिस होती रहे आपको। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और लाइट इंटेंसिटी एट द सर्किट इंक्रीजेस फ्रॉम डार्क टू ब्राइट, ठीक है। इंटेंसिटी जो है वो डार्क से ब्राइट यानी इंटेंसिटी बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि ब्राइट होने का मतलब यही है कि लाइट जो है वो पहले से ज्यादा ब्राइट हो गई। उसके बाद वो कह रहे हैं स्टेट एनी इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंपोनेंट वाई। कंपोनेंट वाई जो अब आप यहाँ पर देख रहे हो, तो कंपोनेंट वाई पे आपने जो है वो इफेक्ट बताना है कि उस पे क्या इफेक्ट आएगा, उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा अगर आपने लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया है। तो कोई आंसर अगर बताना चाहे पहले। यहाँ पर क्योंकि इंटेंसिटी की बात हो रही है, इंटेंसिटी का मतलब ये हुआ कि आपको ये याद होना चाहिए कि ये कंपोनेंट कौन सा है। ये कंपोनेंट है एलडीआर, ठीक है। अब आप इसको अपने नोट्स में देखना एलडीआर को, इसके बारे में आपने क्या डिस्कस किया था।
ये तो पहला था फिलामेंट। ठीक है, इसके बाद आया था थर्मिस्टर, उसके बाद आया था एलडीआर। अब आप ये देखो कि एलडीआर में आपने ये चीज देखी थी, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इंटेंसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस आप देखो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपने अभी फिलहाल यही लिखना है। ठीक है, उन्होंने स्टेट के बारे में पूछा है, तो आप यहाँ पर लिखोगे रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, और रेजिस्टेंस डिक्रीजेस इसलिए क्योंकि हम ब्राइट की तरफ जा रहे हैं, तो ब्राइट का मतलब ये है इंटेंसिटी आप इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, एक रेफरेंस तो ये हो गया। और दूसरी बात अगर हम देखें, स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी इफेक्ट ऑन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर के बारे में आपने बताना है कि उसमें क्या चेंज आपको नजर आएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखो, ये एक तरह से पोटेंशियल डिवाइडर का सेटअप है। ठीक है, आपको याद होगा पोटेंशियल डिवाइडर के बारे में हमने ये बात की थी कि जब दो कंपोनेंट सीरीज में होते हैं तो उनका वोल्टेज डिवाइड होता है। तो अभी वोल्ट मीटर फिलहाल तो एलडीआर के साथ लगा हुआ है। ठीक है, ये एलडीआर है, ये अब हमें पता चल गया। तो एलडीआर की रेजिस्टेंस हो गई है डिक्रीज, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग भी क्या होनी चाहिए, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे since the resistance across the LDR decreases, potential difference across it also decreases। पार्ट बी में पूछ रहे हैं कि द सर्किट शोन इन फिगर 8.2 इज स्विच्ड ऑन फॉर 2 मिनट्स। तो यहाँ पर जो है सर्किट को हमने सिर्फ 2 मिनट्स के लिए स्विच ऑन किया है। ये सर्किट है अभी। ठीक है, और द करंट इन द 4 ओम रेजिस्टर इज 3 एम्पियर। 4 ओम रेजिस्टेंस से 3 एम्पियर करंट है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू दी है। ठीक है, जो कि कांस्टेंट होती है। अब आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं दैट पासिस थ्रू द रेजिस्टर ईच सेकंड। तो बेसिकली हमने क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो यहाँ से पास होंगे। आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू दे दी है। ठीक है, और टाइम की वैल्यू भी दे दी है, साथ में आपको टोटल ईएमएफ भी पता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी दे दी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है। अब आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, क्वेश्चन तो इजी है, बस थोड़ा सा आपको टेक्निकल इसको देखना होगा कि आपने स्टार्ट इसको कहाँ से करना है।
अच्छा, सबसे पहले तो हम इसमें चार्जेस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस का पहले हमें पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला यूज करोगी, Q इज इक्वल्स टू आई टी। करंट उन्होंने आपको दिया है 3 एम्पियर्स, और 2 मिनट्स का मतलब 120 सेकेंड्स, ठीक है। तो 120 बनेंगे 2 मिनट्स में, और उन 2 मिनट्स का जो करंट है वो 3 एम्पियर है। इसका मतलब ये है कि टोटल चार्जेस 360 कूलम्स है, ठीक है। और आपको ये चीज भी याद होगी कि हम जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर आपको मैंने लिखवाया था कि 1 कूलम चार्ज, वैसे तो वो वैल्यू 1 छोटी होती है दिखने में, लेकिन उसमें अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और वो वैल्यू हमने लिखी भी थी, ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये रहा। अब 1 कूलम में इतने सारे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 1 कूलम बस 1 ही रहेगा, तो उसमें वैल्यूज आपके पास काफी सारी होती हैं। तो अब यहाँ पर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपने फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा कि आपके पास जो टोटल चार्ज है, ठीक है, उसको आप डिवाइड कर दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, क्योंकि हमें पता है सर्किट में जो मूव करते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। तो अगर 360 टोटल चार्ज है, तो 360 को आप डिवाइड कर दो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो यही है जो उन्होंने आपको दिया है, उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो चार्ज फ्लो कर रहा है सर्किट में, उसकी वैल्यू यही है। तो आप 360 को डिवाइडेड बाय इस वैल्यू पे कर दो, आपको नंबर ऑफ चार्जेस पता चल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी है और 360 के सामने बहुत बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब यही है कि आपको काफी सारे चार्जेस जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि यहाँ सर्किट में फ्लो कर रहे हैं इन 2 मिनट्स में। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, तो आपको वैल्यू मिलेगी 2.2 इंटू 10 टू द पावर 21, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो कि आपको कितने सारे चार्जेस मिल रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, पावर आपने फाइंड आउट करनी है। पावर के लिए फॉर्मूला था P इज इक्वल्स टू वी आई। वोल्टेज भी गिवन है हमारे पास 12, करंट 3, 36 वॉट्स, ठीक है। ये पावर हो जाएगी। ओके, बाकी क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं तो ये मैग्नेट से रिलेटेड है, ये तो आप इजीली कर लोगे, इसमें कोई इतना मसला नहीं आएगा आपको। ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। ट्रांसफॉर्मर, अच्छा, इसमें ट्रांसफॉर्मर वाला पार्ट हम स्किप करके और बाकी पार्ट को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कि फिगर 9.1 शोज अ मैग्नेट
on the end of a spring and a coil of the wire connected to a sensitive zero सेंटर जीरो गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर का काम ये होता है कि करंट को मेजर करना। ठीक है। एक मैग्नेट है ऑन द एंड ऑफ अ स्प्रिंग एंड अ कॉइल ऑफ वायर कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव गैल्वानोमीटर। ठीक है, वरना एम मीटर होता है नॉर्मली या वोल्ट मीटर होता है, जो भी आप कैलकुलेट करना चाहो। और मैग्नेट जो है वो कॉइल के थ्रू फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है। सेटअप आप देख सकते हो कि एक कॉइल है और स्प्रिंग के साथ एक मैग्नेट कनेक्टेड है। और मैग्नेट के बारे में उन्होंने कहा है कि वो अप एंड डाउन मूव कर सकता है, और जब वो अप एंड डाउन मूव करेगा तो आपको आइडिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो कॉइल है वो भी लेफ्ट राइट जो है वो क्या कहते हैं उसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन या मूवमेंट जैसी भी होगी। अब उन्होंने सबसे पहले कहा है द मैग्नेट इज पुल डाउन एंड रिलीज। तो पहले उसे पुल डाउन किया। ठीक है। और उसके बाद उसे रिलीज कर दिया। ठीक है। अब आपने बताना डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द निडल ऑफ द सेंसिटिव गैल्वानोमीटर। और अब आप ये देखो 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको सही से डिटेल मेंशन करनी होगी। तो जब आपने इसे पुल डाउन किया तो पुल डाउन करने में ही आपको चेंज नजर आएगा। ठीक है। क्योंकि जब आप इसे पुल डाउन कर रहे होगे तो मूवमेंट भले स्लो होगी, तो स्लाइटली थोड़ी सी डिफ्लेक्शन आपको नजर आएगी। ठीक है। और ये हमने पूरा डिटेल में लिखा भी था। ठीक है। तो अगर आप एग्जैक्टली देखना चाहते हो तो इसका हमने पूरा एक केस भी डिस्कस किया था, वो ये रहा। ठीक है। इस केस में आपको याद होगा हमने यही सिनेरियो डिस्कस किया था, बस इसमें स्प्रिंग नहीं था। इसमें बस एक बार मूवमेंट हुई थी, मतलब एक बार डाउनवर्ड मूवमेंट थी। ठीक है। लेकिन आपको आइडिया हो गया था कि हमने इसमें एक्सप्लेनेशन कैसे देनी होती है। जैसे सेंटर में आएगा तो सेंटर में आपको पता है कि क्या एक्सप्लेनेशन देनी है, जब वो एज पर होगा तो क्या एक्सप्लेनेशन देनी है। तो आपके पास पूरी डिटेल पहले से आपको पता है कि कैसे इसको लिखना होता है। तो यहाँ पर भी आप एग्जैक्टली इसी तरह से लिखोगे कि जब आप पुल की बात कर रहे थे। सो व्हेन मैग्नेट इज पुल डाउन, so due to change in magnetic flux linkage and EMF induced in the coil and galvanometer shows deflection राइट। क्योंकि अभी तो सिर्फ एक मूवमेंट हुई है। ठीक है। और ये हमने बता दिया कि उसमें चेंज क्यों आ रहा है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज लिखने के भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये पूरा आपने कॉन्सेप्ट यहाँ मेंशन किया है। और जब आप उसे रिलीज करोगे, क्योंकि स्प्रिंग है तो वो अप एंड डाउन ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा। आफ्टर रिलीज मैग्नेट moves in upward direction
एंड गैल्वानोमीटर shows deflection in opposite direction, क्योंकि जब आप उसे पुल कर रहे थे तो आपकी डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, और जब आपने उसे रिलीज किया तो अब उसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है रिलीज करने के बाद। तो इसलिए अब आपकी जो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन थी वो भी ऑपोजिट हो जाएगी। इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड ड्यू टू ऑसिलेशन, या वाइब्रेशन भी लिख सकते हो, कंटिन्यूस वाइब्रेशन इन स्प्रिंग, देयर इज कंटिन्यूस टू एंड फ्रो, डिफ्लेक्शन इन कॉइल। ठीक है, तो कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होगी, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो कॉइल की डिफ्लेक्शन है वो भी कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो वो टू एंड फ्रो वाइब्रेशन उसमें चलती रहेगी। और नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं द मैग्नेट इज रिप्लेस्ड विद अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, state the effect of using a stronger magnet on what happens to the needle of the galvanometer। सो अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने इफेक्ट को मेंशन करना है कि अगर आप स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज कर रहे हो, सो व्हाट हैपेंस टू द निडल ऑफ द गैल्वानोमीटर। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज करने से गैल्वानोमीटर की निडल पे क्या इफेक्ट आएगा। तो इसमें हमने ये देखा था कि जब आप फैक्टर्स की बात करते हो तो अगर हम मैग्नेट स्ट्रांग यूज करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो उससे आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी इंक्रीज होकर मिलेगी। तो इसका मतलब है जो डिफ्लेक्शन थी कॉइल में वो पहले से ज्यादा इंक्रीज होकर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डिफ्लेक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो है वो ट्रांसफार्मर का ही है, तो उसे हम अभी फिलहाल स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है पोटेंशियल डिवाइडर वाला, बस यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ नहीं है, तो ये भी उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा।
अच्छा, इसमें भी सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल की बात हो रही है स्टार्ट में, तो यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर का ही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, आगे उन्होंने कहा है कि 100% एफिशिएंट है, आउटपुट करंट फाइंड आउट करना है, तो स्टार्टिंग पार्ट तो उसी से लिंक है। लेकिन हम इसका बाकी पार्ट कर सकते हैं बी से, क्योंकि उसमें कोई वैल्यू की बात नहीं हो रही, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फिगर 10.1 shows a loose wire connected in a circuit with a DC power supply. So there is a DC power supply and a switch. The length of the wire between the two supports in the magnetic field of a horseshoe magnet. So there is a horseshoe magnet as you can see in the diagram. अच्छा, उसमें गैल्वानोमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ठीक है। नहीं, इजीली पुल्ड का मतलब ये है कि इजीली पुल तो वो आप कर लोगे, ठीक है, क्योंकि मैग्नेट फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि आप उसे पुल ना कर पाओ। लेकिन मैग्नेट अगर आप स्ट्रांग यूज करोगे और ज्यादा पहले से, तो उससे ये होगा कि थोड़ा सा भी मैग्नेट आप मूव करोगे ना तो डिफ्लेक्शन काफी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि अगर सेल आप यूज कर रहे हो, तो सेल अगर 1.5 वोल्ट का है तो उससे आपको थोड़ा करंट मिलेगा। लेकिन अगर आप उसकी जगह पावर सप्लाई रख दो, तो पावर सप्लाई में तो आपको पता है मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें आपकी चॉइस होती है आप करंट को कितना हाई या कितना लो कर सकते हो। तो इसी तरह जब आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेकर आओगे, तो उसकी वजह से जो चेंज आएगा वो भी आपको उतना ही हैवी मिलेगा। ठीक है, तो मैग्नेट की मूवमेंट वैसी होगी जैसे हो रही थी, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। लेकिन जो आपको डिफ्लेक्शन मिल रही थी ना गैल्वानोमीटर में, राइट लेफ्ट जो निडल मूव कर रही थी, वो पहले से ज्यादा मूव करके दिखाएगी, क्योंकि मैग्नेट की वजह से चेंज बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ दो सपोर्ट्स आपको नजर आ रही हैं, उन दो सपोर्ट्स के बीच में एक ये लूजली वायर है जो कि मैग्नेट के बीच में से पास हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखो तो वो नॉर्थ से साउथ होगी। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाएगी, और डीसी पावर सप्लाई है और एक स्विच दिया हुआ है। और करंट की डायरेक्शन का अभी हमें आइडिया नहीं है, उन्होंने अभी कुछ ऐसा लिखा नहीं है, आगे देखते हैं। द पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑन एंड द वायर्स मूव डाउन। अच्छा, पावर सप्लाई जब ऑन किया इसका मतलब है करंट इसमें से फ्लो हुआ, और करंट फ्लो होने के बाद वायर जो है वो डाउनवर्ड चली गई। ठीक है। सो ऑन फिगर 10.1 ड्रॉ एन एरो ऑन द वायर टू शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो अब उन्होंने देखो आपसे क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट फॉर्म में पूछा है। नॉर्मली क्या होता है, करंट की डायरेक्शन हमें पता होती है, लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया है कि करंट आप खुद से आइडेंटिफाई करके बताओ। उन्होंने आपको फोर्स की डायरेक्शन बता दी। तो फील्ड की डायरेक्शन आपके सामने, और फोर्स उन्होंने कहा है कि डाउनवर्ड अप्लाई हुई है, क्योंकि ये वायर जो है वो नीचे की तरफ चली गई। और इसमें देखो करंट की वैल्यू थी, तो इसमें लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। ये कंफ्यूज नहीं होना कि लेफ्ट लगाएंगे या राइट, इसमें लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, क्योंकि इसमें करंट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, सप्लाई यहाँ पर दी हुई थी। वो अलग बात है कि उन्होंने पूछा हमसे, ठीक है, बताया नहीं है, लेकिन करंट अवेलेबल था हमारे पास, हम जनरेट नहीं कर रहे थे, हम करंट की वजह से मूवमेंट करवा रहे थे। तो लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि राइट लगाएंगे या लेफ्ट, इसमें लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। और लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो, तो एक आंसर आपने बताया कि करंट जो है वो लेफ्ट पर जा रहा है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, आप भी चेक कर लो, बाकी भी लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट फिंगर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने रखनी है, और फोर्स जो है वो डाउनवर्ड, यानी थंब जो है वो डाउनवर्ड होगा। तो फर्स्ट फिंगर जो है वो स्क्रीन की तरफ, मतलब बिल्कुल आपके सामने होगी। ठीक है, जब आप बिल्कुल सामने की तरफ देख रहे होगे तो वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, यानी इनटू द पेज। और करंट जो है वो लेफ्ट पर जा रहा है, क्योंकि अगर हम थंब को नीचे करते हैं, ठीक है, तो थंब नीचे करने के बाद जो सेकंड फिंगर है तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इसी डायरेक्शन में मिल रही है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो करंट की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड पर है। ठीक है। कोई कंफ्यूजन?
ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट अब देखते हैं हम इसमें। द पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ। अब पावर सप्लाई स्विच ऑफ कर दी, ठीक है, यानी अब कोई करंट नहीं है यहाँ पर। एंड द वायर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। थंब को लेफ्ट पे नहीं करना, थंब को डाउनवर्ड रखना है आपने, क्योंकि उन्होंने कहा है कि फोर्स नीचे की तरफ है। फोर्स नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। डाउनवर्ड एक्ट करने का मतलब ये हुआ कि आपके पास फोर्स यानी थंब, थंब डाउनवर्ड होना चाहिए। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये आपके पास फर्स्ट फिंगर की डायरेक्शन होनी चाहिए। और करंट की डायरेक्शन जो है वो आपको सेकंड फिंगर से मिलेगी। तो लेफ्ट हैंड रूल को आपने ऐसे सेट करना है कि थंब नीचे और फर्स्ट फिंगर जो है वो इनटू द पेपर हो, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है कि करंट अब हमने टर्न ऑफ कर दिया है। और करंट टर्न ऑफ करने के बाद जो है कॉइल अपनी जगह पे, वायर अपनी जगह पर वापस आ गई है। और द पावर सप्लाई इज देन स्विच्ड ऑन सो दैट द करंट इज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। अब वो कह रहे हैं कि अब जो हमने ऑन किया तो करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अभी हमारे पास लेफ्ट पर जा रहा था, अब करंट राइट पर जा रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट हैपेंस टू द वायर। तो वायर में क्या चेंज आएगा, पहले वायर नीचे गई थी, डाउनवर्ड गई थी तो करंट लेफ्ट पर था। अब करंट अगर राइट पर जाएगा तो वायर किस डायरेक्शन में जाएगी। वायर अपवर्ड जाएगी, ठीक है, पहले के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो वायर इस बार अपवर्ड जाएगी क्योंकि करंट की डायरेक्शन आपने चेंज कर दी है, ठीक है। ओरिएंटेशन में आपको सेंड कर देता हूँ फर्स्ट पार्ट की, कि अगर आपको नहीं समझ आई उसमें ओरिएंटेशन कैसे सेट करनी है तो वो आप चेक कर लेना एक बार ओरिएंटेशन के साथ मैच करके। और सेकंड तक मैं उसका जब तक आंसर लिख दूं, और इसका आंसर हो जाएगा कि वायर जो है वो अपवर्ड मूव करेगी। वायर मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन because the direction of current changes। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट।